हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 308 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछला अध्ययन करना चाहते हैं, पिछला वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ से आपको सीआरपीसी का पिछला वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 308 के बारे में। ये कहती है क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण। कहने का मतलब ये है कि सीआरपीसी की धारा 306 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को सह अपराधी को क्षमादान किया जा सकता है। अब क्षमादान करने की जो शक्ति है वो 307 में बता दी गई कि यदि कोई सह अपराधी है तो उसको अपराध से क्षमा कर दिया जाएगा, सरकारी गवाह बनाया जाएगा, और यदि वो साक्ष्य में समर्थन करता है, साक्ष्य देता है और सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है, तब ऐसे समय में उसको अपराध से क्षमा किया जा सकता है। अब मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया कि हाँ साहब मुझे क्षमा कर दो, है ना। अब इसके किस शर्त पे क्षमा किया? इस शर्त पे क्षमा किया कि भैया तुम साक्ष्य में सहयोग करोगे और जो है सरकारी गवाह बन करके और सारी स्थितियां हैं उसके बारे में क्लियर सब चीज़ें बताओगे। अब ऐसे समय में मान लेते हैं कि उस व्यक्ति ने स्वीकार तो कर लिया कि हाँ साहब सही है कि मैं ऐसा करूँगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तब ऐसे समय में सीआरपीसी की धारा 308 के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि उसने जो जिस अपराध में सहयोग किया है उस अपराध में तो उसको जो है उस अपराध के साथ उसका विचारण तो किया ही जाएगा, साथ में ही झूठ बोलने के लिए यानी मिथ्या साक्ष्य देने के लिए भी उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो कार्रवाई किस प्रक्रिया के अंतर्गत की जाएगी? सीआरपीसी की धारा 308 में हम उसको समझते हैं। लिखा हुआ है कि क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण। नंबर 1, जहां ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने धारा 306 या धारा 307 के अधीन क्षमादान स्वीकार कर लिया है, लोक अभियोजक प्रमाणित करता है, सरकारी वकील प्रमाणित करता है कि उसकी राय में ऐसे व्यक्ति ने या तो किसी अत्यावश्यक बात को छिपाया है, जानबूझकर छिपाया है, या मिथ्या साक्ष्य देकर उसकी शर्त का पालन नहीं किया है जिस पर क्षमादान किया गया था। जिस शर्त पर क्षमादान किया गया था उस शर्त का पालन नहीं किया है, वहां ऐसे व्यक्ति का विचारण उस अपराध के लिए जिसके बारे में क्षमादान किया गया था या किसी अन्य अपराध के लिए जिसका वह उस समय विषय से संबंधित है दोषी होना प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि भैया अपराध में जो है इसने सहयोग किया था और ये अपराधी है, ऐसा प्रतीत होता है, उसके लिए तो उसका विचारण होगा ही सही। साथ में ही और क्या, और मिथ्या साक्ष्य देने के लिए भी अपराध के लिए विचारण किया जा सकता है। मिथ्या साक्ष्य देने के लिए आपको बता दूं कि आईपीसी की धारा 191 यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा मिथ्या साक्ष्य क्या होता है। और आईपीसी की धारा 195 की यदि अपन बात करें तो उसमें ये बता दिया गया है कि मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को 7 वर्ष तक की सज़ा दी जा सकती है और जुर्माना भी किया जा सकता है, या दोनों ही किए जा सकते हैं। जुर्माना भी होगा मतलब, और 7 वर्ष तक की सज़ा भी होगी। अब ये तो हो गई पॉइंट नंबर 1 की बात। इसमें लिखा हुआ है परंतु ऐसे व्यक्ति का विचारण अन्य अभियुक्त में से किसी के साथ संलग्न नहीं किया जाएगा। यानी कि साथ में जो विचारण चल रहा था सह अपराधियों का, उनके साथ विचारण नहीं किया जाएगा, उसका अलग से विचारण किया जाएगा। परंतु यह और कि मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति का विचारण उच्च न्यायालय की मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा। यानी हाईकोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी यदि मिथ्या साक्ष्य देने के लिए विचारण किया जाना है तो। और धारा 195 या धारा 340 के अधीन कोई बात इस अपराध पर लागू नहीं होगी। यानी सीआरपीसी की धारा 195 और धारा 340 इस धारा पर लागू नहीं होगी। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि क्षमादान स्वीकार करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन धारा 164 के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा, धारा 164 के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष लिए जाते होंगे, ये तो आप भी समझते होंगे। तो धारा 164 के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष उसने कोई बयान दिए हैं इस प्रकार के, या धारा 306 की उपधारा 4 के अधीन किसी न्यायालय द्वारा अभिलिखित कोई कथन, ऐसे विचारण उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिया जा सकता है।
मान लेते हैं उसने मिथ्या साक्ष्य के लिए उस पर कार्रवाई की जानी है, तो धारा 306 के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट ने कथन लिखे हैं वो, या फिर धारा 164 के अधीन अभियुक्त ने जो बयान दिए हैं वो उसके ही विरुद्ध यूज में लाए जा सकते हैं, यानी कि सीआरपीसी की धारा 164 के अधीन लिए गए बयान भी जो है मिथ्या साक्ष्य देने के लिए साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि ऐसे विचारण में अभियुक्त या अभिवचन करने का अभियुक्त जो है इस बात का अभिवचन करने का हकदार होगा कि उसने उन शर्तों का पालन किया है जिन शर्तों पर उसे क्षमादान किया गया था, और तब यह साबित करना अभियोजन का काम होगा कि ऐसी शर्तों का पालन नहीं किया गया है। यानी कि जो अभियुक्त है, जो अपराधी व्यक्ति है, सह अपराधी व्यक्ति है, वो ये कह सकता है कि साहब आपने जो मुझे बताया था उन शर्तों का पालन मैंने किया है, और ऐसा साबित करना कि उसने ऐसी शर्तों का पालन नहीं किया है, ये किसका काम होगा? ये अभियोजन पक्ष का काम होगा। अभियुक्त तो अपनी तरफ से कह देगा कि साहब हमने तो पालन किया है, अब अभियोजन ये साबित करे कि उसने ऐसा नहीं किया है, उन शर्तों का पालन उसने नहीं किया है। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि ऐसे विचारण के समय न्यायालय, कौन कौन से न्यायालय? यदि वह सेशन न्यायालय है तो आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाए जाने और समझाए जाने के पहले, और यदि ऐसा न्यायालय मजिस्ट्रेट न्यायालय है तो अभियोजन की साक्ष्यों के साक्ष्य लिए जाने के पहले अभियुक्त से पूछेगा, क्या पूछेगा? कि क्या वह अभिवचन करता है कि उसने उन शर्तों का पालन किया है जिन शर्तों पर उसे क्षमादान किया गया था, उससे पूछेगा भैया। पॉइंट नंबर 5 और पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि यदि अभियुक्त ऐसा अभिवचन करता है, अभियुक्त कौन? जो सह अपराधी जिसको अपन बोल रहे हैं, जिसको क्षमादान कर दिया गया है सरकारी गवाह बनाने के हिसाब से, तो ऐसे अभियुक्त व्यक्ति के बारे में कहा गया कि यदि अभियुक्त ऐसा अभिवचन करता है तो न्यायालय उस अभिभाग को अभिलिखित करेगा और विचारण के लिए अग्रसर होगा। वह मामले में निर्णय देने के पूर्व इस विषय से में निष्कर्ष निकालेगा कि अभियुक्त ने क्षमादान की शर्तों का पालन किया है या अभियुक्त ने क्षमादान की शर्तों का पालन नहीं किया है। ऐसा विचार करने के बाद उसे जो है, यदि मजिस्ट्रेट को या न्यायालय को ये लगता है कि उसने यानी कि अभियुक्त ने शर्तों का पालन किया है, तो ऐसे समय में इस संहिता की किसी बात के होते हुए भी उसको दोष मुक्त किया जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया सीआरपीसी की धारा 308 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से आपको सीआरपीसी का अगला वीडियो भी मिलेगा। सीआरपीसी, आईपीसी और भारतीय संविधान से रिलेटेड संपूर्ण वीडियो आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।